की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में 2003 के मतदाता तलाशने में बीएलओ के छूट रहे पसीने, मैपिंग बनी मुसीबत। केदारनाथ हेली सेवा के लिए नए सिरे से होंगे टेंडर। 2023 में किया गया करार खत्म, बढ़ सकता है किराया। हौली से गौरसो की चोटी तक बनाया जाएगा चेयर कार रोपवे, डीपीआर पर हो रहा काम। हल्द्वानी की सड़कों पर जल्द दौड़ेगी इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें। लक्सर में 2 तस्कर गिरफ्तार। और देश भर में अगले हफ्ते से कड़ाके की सर्दी का अलर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी। बागेश्वर में तापमान में भारी गिरावट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। देश भर में कांग्रेस चुनाव के दौरान होने वाली डुप्लीकेट और फर्जी वोटिंग को लेकर पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठा रही, लेकिन उत्तराखंड में होने जा रहे 2027 विधानसभा चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए ब्लॉक लेवल एजेंट बीएलए यानी बीएलए और बीएलए 1 और बीएलए 2 की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस बेहद उदासीन नजर आ रही है। हाल ही में उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रदेश भर के तकरीबन 11,000 बूथों पर सभी 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों द्वारा तकरीबन 4,000 बीएलए 2 की अब तक नियुक्ति किए गए हैं और ये संख्या पूरे प्रदेश भर में उत्तराखंड और पंजाब की सबसे कम है। भाजपा ने चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए तंज कसा है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए समय से पहले अपने सभी बूथों पर बीएलए 2 की नियुक्ति कर दी जाएगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि कांग्रेस ये काम कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास संगठनात्मक ढांचा नहीं है, जबकि भाजपा के पास संगठन का एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें एक्सपर्ट्स लोगों की भरमार है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के लोग ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है या फिर लोग नहीं है, तो ये बीजेपी का बचकाना बयान है। सभी विपक्षी दल इसी को लेकर चुनाव निर्वाचन से बात कर चुके हैं, हर सहयोग करने के लिए भी राजी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ हुई थी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में स्वयं मैं उस बैठक था और हमने अपने 70 के 70 विधानसभाओं में बीएलए 1 नियुक्त कर दी है। अब हमारी बीएलए 2 की प्रक्रिया है, क्योंकि इस उत्तराखंड में 11,733 बूथ हैं और हम निश्चित रूप से जो 31 दिसंबर जो गाइडलाइन चुनाव आयोग ने हमको दिया है, उससे पहले ही हम अपने सभी 11,733 जो पोलिंग बूथ हैं उसका अपने बीएलए 2 की नियुक्ति कर देंगे। और अभी हमारी इस सिलसिले में हमारी विधानसभा सह बैठकें हो रही है, उसके पश्चात हमारी अभी मंडलों की बैठकें हो रही है। ये सारे आसार के बीएलए 1 और 2 को लेकर के चल रही है। निर्धारित समय पर भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी इस उत्तराखंड में होगी जो अपने बीएलए 1 और बीएलए 2 की नियुक्ति कर देगी। देखिए, मैं निर्वाचन आयोग से निवेदन ये करना चाहूंगा, उनका ये स्टेटमेंट से पहले वो अपना ये बताएं कि उन्होंने किन किन राजनीतिक दलों से अपना एसआईआर के लिए जो कार्रवाई के लिए उन्होंने मांग की है या उनको बुलाया है या उनको कार्य बांटा है। हालांकि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो तो चाहती हैं कि किसी भी तरह ये एसआईआर जो है वो इफेक्टिव ना हो और ये किसी तरह से समय बर्बाद हो और वो जो प्रकार से वोट चोरी या उनका जो जुमले चलते रहते हैं वो जारी रहे। तो मैं पुनः हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का तो ये कहना है कि हम चुनाव आयोग को पूर्ण रूप से सहयोग देंगे और हमारे पास सभी प्रकार के कार्यकर्ता मौजूद हैं। अगर वो हमारी कार्यकर्ताओं की भी सेवा लेना चाहें, खास तौर पर जो हमारे पास पूर्व सैनिक हैं वो सब चीज से सक्षम है, अगर वो उनकी सेवा लेना चाहें तो हम उनको सेवा देने के लिए तैयार, उनका पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन उन्हें एक बार जरूर पार्टी से इस संबंध में अपनी वार्ता या अपनी चर्चा यार तो अब केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा एक ऐसा डंडा है जिसको पूरे देश को सहन करना ही करना है। सिलसिलेवार देशवार ये हो रहा है, इसमें असम को दरकिनार कर दिया गया है। क्या सोचकर असम में
नहीं हो रहा है एसआईआर, इसका कोई माकूल आंसर या संतुष्ट करने वाला जवाब चुनाव आयोग के पास है नहीं। यहाँ उत्तराखंड में उसकी तैयारी या प्री एसआईआर जिसको कहते हैं, उसकी मीटिंग में हमारे कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल होकर आया है। जैसे जैसे हमें निर्देश मिलते जाएंगे वैसा वैसा कांग्रेस पार्टी करेगी, लेकिन हाँ, हम चौकन्ने रहेंगे, हम जागरूक रहेंगे, ये तय है। भाजपा ने चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर BLA 1 का काम पूरा करने का दावा किया। BLA 2 को लेकर प्रदेश के हर बूथ पर प्रक्रिया को और तेज कर दिया जाएगा। यही वजह है कि प्रदेश में अन्य विपक्षी दल अभी भी इस काम को तेजी से करने का दावा कर रही हैं। साथ ही भाजपा विपक्ष पर कार्यकर्ता के न होने का दावा और जनता को भड़काने का आरोप लगाती नजर आ रही है। वहीं वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस अभी भी अपने स्टैंड पर बरकरार है। उत्तराखंड कांग्रेस का कहना है कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी का काम कर रही है। ऐसे आपको कई लोग आसानी से मिल जाएंगे जो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनके वोट काटे गए या फिर अन्य किसी जगह पर डाले गए। ये वोट चोरी का ही स्वरूप है। इसी तरह की शिकायत बंद होनी चाहिए। इसके लिए चुनाव आयोग को काम करने की जरूरत है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखंड में भी अब एसआईआर प्रस्तावित है। उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज उसकी जन जागरूकता को लेकर के पौड़ी विधानसभा का एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से हम अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को BLA 2 का एवं एसआईआर के माध्यम से किस प्रकार की पुनर्निरीक्षण अपनी मतदाता सूचियों का होना है उसके बारे में बता रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो भ्रम पूरे देश में एसआईआर को लेकर फैलाया जा रहा है उससे भी मुकाबला करने के लिए उसके बारे में भी जानकारी देने के लिए आज सभी पौड़ी विधानसभा के अपने 5 मंडलों के एक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। और जो अब निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर होना है उसको लेकर क्या हमको आगे करना है, किस प्रकार की हमको मतदाता सूचियों को लेकर BLA 2 का क्या उसमें महत्व रहने वाला है, ये सारी चीज़ों को लेकर आज यहाँ पर एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सामना नहीं कर पा रही है। पूरे देश में जनता द्वारा नकारे जाने के बाद, हर राज्य में उनकी हार के बाद अब वो अपनी हार की खींच किसी न किसी माध्यम से निकालना चाह रहे हैं। कांग्रेस कभी ईवीएम का रोना रो रही है, कभी मतदाता सूचियों के रोना रो रही है, कभी एसआईआर का रोना रो रही है, कभी वोट चोरी के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये देश की जनता है, देश की जनता जानती है कि कांग्रेस ने कितने सालों तक इस देश के अंदर क्या किया, और आज कांग्रेस के कुकर्मों के कारण ही वो जनता के द्वारा लगातार नकारी जा रही है। और अब ये वोट चोरी का जो नया एक प्रोपेगेंडा लेके आई है उसको बिहार की जनता ने किस प्रकार उसका जवाब दिया आप सब लोग इसमें जानते हैं। प्यार की प्रक्रिया शुरू हुई है, कितने दिन हुए होंगे बमुश्किल प्रक्रिया को शुरू हुए। अभी आपने निर्देश दिए हैं और आप सोचें कि एक तरफ आप जादू की छड़ी घुमाएंगे और राजनीतिक दल आपको 2000-3000 नाम दे देगा, ऐसा नहीं है। हमें किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देखे कि किस तरह से कल की रैली में कांग्रेस जन टूट पड़े थे और यहाँ उत्तराखंड से 18 से 20 हजार लोग गणेश गोदयाल जी की नेतृत्व में वहां पहुंचे थे। तो ये तो मुगालता कम से कम ना पालें कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे राजनीतिक शुचिता और पारदर्शिता की पार्टी है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाली पार्टी है। लेकिन हाँ, हम भाजपा की तरह गरम गरम खाकर मुंह नहीं जलाना चाहते। हम ऐसे लोगों को BLA 1 और BLA 2 नियुक्त करना चाहते हैं जो कांग्रेस के वफादार निष्ठावान कार्यकर्ता हो। इसलिए उसमें देर लग रही है। और जब आप क्वालिटी पर ध्यान देते हैं, गुणवत्ता पे ध्यान देते हैं, तो गुणवत्ता पर ध्यान देने के लिए होमवर्क की जरूरत होती है। जो समय दिया गया है निर्वाचन आयोग का के द्वारा, उससे पहले कांग्रेस पार्टी BLA 1 और BLA 2 दोनों बना कर देगी, ये मेरा दावा है। यार कोई ऐसी बात नहीं है। जो लोग पहले से SIR कहते थे वही हो रहा है। भाई जो गलत लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो देश के नहीं हैं, जो दूसरे देश से आके यहाँ बस रहे हैं, अगर उनका चिन्हीकरण हो रहा तो क्या दिक्कत है? उसके खिलाफ जिन्होंने हाई तौबा मचाई है उन्होंने अपना परिणाम देख लिया है बिहार में। कहने के लिए तो कुछ भी कहिए, विपक्ष को कुछ न कुछ तो बोलना ही है। कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बेचारे कह कह के आज उन्होंने अपनी दुर्गति कहाँ कर लिया। आप देख तो रहे हैं क्या स्थिति हो रही है उनके पूरे देश में, पूरी देश में। एक जगह पर भी नहीं। कैसा उभार था कि जब कांग्रेस के सामने कोई टिकता नहीं था,
आज कांग्रेस कहीं दिखती नहीं है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान बीएलओ की ओर से मतदाताओं के सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जिन व्यक्तियों या उनके परिवार की जानकारी साल 2003 के निर्वाचक नियमनामावली में मिल जाएगी, उनसे भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा। ऐसे में उनको उम्मीद है कि प्रदेश में लगभग 60 से 70% मतदाता ऐसे होंगे जिनसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिए जाएंगे। जब तक विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत नहीं होती तब तक किसी भी मतदाता को कोई भी डॉक्यूमेंट बीएलओ को देने की जरूरत नहीं है। वर्तमान समय में बीएलओ जो मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, उसका मकसद बस ये है कि बीएलओ अपने अपने क्षेत्र में मौजूद मतदाताओं से संपर्क कर उनकी इस जानकारी को एकत्र कर लें। एसआईआर सर्वे को लेकर निर्वाचन का मानना है कि राजनीतिक दलों की भूमिका निराशाजनक अभी तक रही है। साथ ही बीएलओ की नियुक्ति में पार्टियां अपनी खास रुचि नहीं दिखा पा रही हैं, जिसकी वजह से एसआईआर सर्वे की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव को शहर के बीडी पांडे अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट की खामियों के चलते आईसीयू में भर्ती मरीजों को होने वाली दिक्कतों से निजात दिलाने के लिए जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए। साथ ही भवाली सेनेटोरियम हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने की डीपीआर की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 1 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। स्टाफ की कमी और खराब पड़ी मशीनों के चलते मरीजों को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। याचिका में कहा गया कि कई हॉस्पिटल में राष्ट्रीय मानकों को पूरा नहीं किया जा रहा है। उच्च न्यायालय से सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, जरूरतमंदों को लाभान्वित कराने पर जोर दिया गया था। इसमें कोर्ट ने जो पूर्व में भवाली में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का प्रपोजल था उसके बारे में डायरेक्शंस की थी, और आज बीडी पांडे हॉस्पिटल जो नैनीताल में उसकी जो अपग्रेडेशन होना था जैसा सुप्रीम कोर्ट में एश्योरेंस दिया गया था उसके बारे में कोर्ट ने सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान ये सामने आया था कि वहाँ पर जो आईसीयू है वहाँ पे कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही, क्योंकि जो ऑक्सीजन प्लांट है वो ख़राब पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे सिलेंडर से सप्लाई हो रही है, जिस कारण की कई बार इंटरप्शन होता है। तो कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया है कि जो वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट है बीडी पांडे अस्पताल में उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, और इस ऑर्डर की कॉपी इस प्लांट को सुचारू करने के लिए सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ उत्तराखंड को भेजी गई है। और साथ ही जो भवाली अस्पताल का प्रोजेक्ट है उसके डीपीआर के बारे में भी 1 सप्ताह में प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा गया। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर इसी की, जहां तहसील परिसर में डीएम सविन बंसल ने जन सुनवाई के तहत जन समस्याएं सुनते हुए मातहतों को निस्तारण कराने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान तकरीबन 122 फरियादियों ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपे। ज्यादातर फरियादियों ने बिजली, पानी व राजस्व संबंधी जन समस्याएं सुनी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत तहसील मुख्यालयों पर बहुउद्देशीय शिविर और जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को समस्याओं से निजात दिलाते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराया जा सके। तो ये है कि मेरे हस्बैंड ने लोन ले रखा था सीमेंट मशीनों के लिए, तो बैंक वाले घर में अब उनकी डेथ हो चुकी है, और वो जो बैंक वाले हैं वो घर में आके नोटिस भेज रहे हैं अब बच्चे के नाम पे, बच्चा भी नाबालिग है। ये हमारी गवर्नमेंट का, जिला प्रशासन का ऑनरेबल सीएम के संकल्प पर आधारित है। चाहे तहसील की सुनवाई हो या हमारे बहुउद्देशीय शिविर हो, उसका पर्पस ये है कि हम जितना त्वरित निस्तारण कर सकें ग्रीवेंसेस का और एक कनेक्ट बना सके गवर्नेंस में और पब्लिक में। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बाजपुर से, जहां दोपहिया वाहनों से बच्चों को स्कूल भेजने वाले अभिभावकों को खबरदार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब बाजपुर पुलिस दोपहिया वाहन चलाने वाले नाबालिग बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना चुकी है। इसी लेकर कोतवाल नरेश चौहान ने इंटर कॉलेजों के प्रबंधक
प्रबंधन के साथ बैठक कर छात्र छात्राओं को जागरूक बनाने पर जोर दिया। उन्होंने नाबालिगों द्वारा दोपहिया वाहन न चलाने देने की अपील की है। कोतवाल चौहान ने बताया कि बच्चे देश का भविष्य हैं, लेकिन अभिभावकों को उनकी जिद चलाने के लिए दोपहिया वाहन नहीं देना चाहिए। ऐसा करना वास्तव में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करना है। विद्यालय स्तर पर बच्चों को जागरूक बनाकर अभियान के तहत नाबालिग बाइक चालकों पर कार्रवाई करते हुए अभिभावकों के ऊपर 25,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। क्या चर्चा रही? आज हमने जितने हमारे बाजपुर कस्बे में या देहात में हमारे लगभग 14-15 इंटर कॉलेज हैं, उनके प्रधानाचार्यों को और अभिभावक संघ को बुलाया था। मेन मोटिव बुलाने का ये था कि कुछ समय से ये जो है सूचना आ रही थी कि जो छोटे बच्चे हैं क्लास 11, 12, 10 के बच्चे हैं, ये लोग जो है बाइक चला रहे हैं और उससे जो है अभी बीच में 1-2 एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो इसी अवेयरनेस के रिगार्डिंग हमने इनको आज बुलाया था और इनको थोड़ा बताया भी गया कि उसमें कानूनी प्रावधान में भी बहुत इसमें स्ट्रिक्ट वो है, नियम कानून है। जैसे कि इसमें अगर नाबालिग बच्चा करता है, ड्राइव कर रहा है, तो उसको 25,000 का जुर्माना उसके फैमिली को या अभिभावक को कम से कम मतलब मैक्सिमम 3 साल की सजा भी है इसमें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर खटीमा से, जहां पुलिस ने 12 दिसंबर की रात हुए तुषार हत्याकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त की है। आपको बता दें, पुलिस ने आज मुखबिर की सूचना पर मजगमी पुल के निकट सुतार रोड से स्थानीय वार्ड नंबर 10 निवासी आरोपी गुफरान पुत्र 20 वर्षीय मोहम्मद सद्दीक उर्फ पप्पू चायवाला और वार्ड नंबर 8 निवासी 19 वर्षीय समीर उर्फ मैरी पुत्र मोहम्मद यासीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। फरार अभियुक्तों की अवैध चल अचल संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। ये 2 अपराधी जो उस हत्याकांड में शामिल थे, उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भी उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उस क्षेत्र में अगली खबर मंगलौर से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के मंगलौर भगवानपुर बाईपास स्थित तानसीपुर गांव के निकट एक 40 वर्षीय युवक का अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पुलिस की तमाम जद्दोजहद के बाद भी शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। और एक और जहां हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है, वहीं माना जा रहा है कि कहीं जाते समय रास्ते में उसका असामयिक निधन भी हो सकता है। एक सूचना पे जो भगवानपुर मंगलौर का जो हाईवे है, उसके पास एक अज्ञात शव के होने की सूचना मिली थी। जिस सूचना पर मेरे द्वारा, एसपी देहात सर द्वारा और कोतवाल मंगलौर द्वारा और मौके पर फॉरेंसिक टीम ने जो है घटनास्थल का मुआयना किया है और समय में जो भी चीजें हैं आगे पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवा दिया है। खबर की ओर। खबर चंपावत से है, जहां ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत एसपी अजय गणपति के निर्देश पर नशा तस्करों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। सीओ टनकपुर वंदना वर्मा के नेतृत्व में एसओजी प्रभारी कमलेश भट्ट की मौजूदगी में एसटीएफ कुमाऊं और थाना बनबसा पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान नेपाल बॉर्डर के स्ट्रॉन्ग फॉर्म बनबसा के निकट खटीमा टनकपुर हाईवे से बिना नंबर प्लेट की पल्सर बाइक सवार 3 नशा तस्करों को 799 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। एसपी अजय गणपति ने बताया कि स्मैक तस्करी सूरज दीप सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी ग्राम मजरा लखीमपुर खीरी के कब्जे से 263 ग्राम, करनेल सिंह पुत्र कक्का सिंह निवासी लखीमपुर खीरी के कब्जे से 266 ग्राम और गुरमीत सिंह उर्फ पिता पुत्र इंदर सिंह निवासी लखीमपुर खीरी के कब्जे से 271 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो लखीमपुर खीरी के सतनाम सिंह से स्मैक लाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रग्स फ्री देवभूमि उत्तराखंड के मिशन में लगातार चंपावत पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसके क्रम में एसटीएफ माऊ परिक्षेत्र की टीम तथा एसओजी की टीम और बनबसा थाने की टीम में लगातार चेकिंग अभियान चलाया है। चेकिंग करते समय 14 दिसंबर 2025 को 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 799 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद हुई है। इन तीनों व्यक्तियों के नाम सूरजदीप सिंह, करनेल सिंह और गुरमीत सिंह हैं। इन तीनों ही लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड
अपने चंपावत जिले के बनवसा में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी हेरोइन की खेप बरामद की गई है, जिसकी मात्रा लगभग 800 ग्राम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस हेरोइन की अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए आंकी गई है। इस मामले में एसटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये बड़ी सफलता एसटीएफ को एसओजी चंपावत और बनवसा पुलिस के साथ किए गए एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान मिली है। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करों के इस रैकेट का भंडाफोड़ किया। फिलहाल खबरों में एक ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विभिन्न विभागों के स्वामित्व वाली सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को लेकर हुई याचिका पर सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दावा किया कि कई जगह बिना नोटिस दिए ही प्रशासन ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अतिक्रमण ध्वस्त कराया है। इसे से लेकर कोर्ट ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने को कहा। अब मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्व में जिला स्तरीय कमेटी बनाकर अतिक्रमण चिन्हित कर अतिक्रमणकारियों का पक्ष सुनने के निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि दिल्ली निवासी एक व्यक्ति ने मुख्य न्यायाधीश को भेजकर नैनीताल के पदमपुरी में वन विभाग की भूमि व सड़क किनारे विभागीय अधिकारियों की साठगांठ से अतिक्रमण करने की शिकायत की थी। कोर्ट ने आदेश दिए थे कि जिला स्तर पर कमेटीज बनाई जाए और कमेटीज अतिक्रमणकारी जो चिन्ह था उनकी सुनवाई करें, सर्वे करें। लेकिन इसी बीच में सामने आया कि कई लोगों को बिना नोटिस के अतिक्रमण कई जगह छोड़ा जा रहा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी के हिसाब से ये आग्रह किया कोर्ट को अपेयर होकर और इस मामले में असेस करें कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। डोईवाला ब्लॉक के मारखम ग्रांट न्याय पंचायत अंतर्गत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2025-26 के तहत सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं ग्राम पंचायत सदस्यों के 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों को गांव के विकास एवं सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी देना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला पंचायत राज अधिकारी देहरादून के नेतृत्व में किया गया है, जिससे क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधान एवं पंचायत उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों को विस्तार से बताया गया कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं ग्रामीण विकास में सहायक हैं तथा उन्हें किस प्रकार धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। ग्राम पंचायत मारकम ग्रांट में न्याय स्तर पर यहाँ पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया जा रहा है। पंचायतों का गठन होने के पश्चात सभी वार्ड सदस्यों, सभी ग्राम प्रधानों को जो नवनियुक्त होकर आते हैं उनको पंचायत के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है कि क्षेत्र का विकास कैसे करना, कहां से बजट आता है और कैसे जीपीडीपी बनानी है। मतलब जितनी भी ग्राम पंचायत की योजना है सबसे उन्हें अवगत करवाया जाता है। तो उसी विषय में यहाँ पर एक 5 दिन का कैंप लगाया गया है। सभी वार्ड सदस्य, सभी हमारे अधिकारीगण, हमारे जो डीपीआरओ साहब हैं मनोज नोडियाल जी, सब आए हुए हैं। और ये आप देख ही रहे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत यहाँ पे सम्मानित प्रधान गणों का एवं सम्मानित ग्राम पंचायत सदस्यों का 5 दिवसीय अभिमुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम मारखम ग्रांट पंचायत भवन में प्रारंभ किया गया है। और इनमें विभिन्न योजनाओं के संबंध में, विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में हमारे रिसोर्स पर्सन द्वारा यहाँ पे जानकारियां दी जाएंगी। हल्द्वानी में पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए शोरूम से चोरी हुई 3 स्कूटी में 24 घंटे के भीतर बरामद कर ली है। आपको बता दें एसपी सिटी मनोज कात्याल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बरेली रोड स्थित बालाजी मोटर शोरूम से 3 स्कूटी चोरी होने की सूचना मिली, जिस पर तत्काल कार्रवाई की गई। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि चोरी की घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि शोरूम का पूर्व कर्मचारी हिमांशु ही था। आरोपी ने शोरूम की गतिविधियों और व्यवस्थाओं की जानकारी का फायदा उठाकर चोरी को अंजाम दिया। टीपी नगर पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से चोरी की गई 3 स्कूटी बरामद की है। बेसिकली वादी के द्वारा एक 12 तारीख को तहरीर हमें प्राप्त हुई थी, जिनमें वादी ने बताया कि भाई मेरा एक शोरूम है यहाँ पर, उस शोरूम में 3 स्कूटी उनके यहाँ चोरी हुई हैं। तो क्योंकि अभियोग जो है इसमें तत्काल पंजीकृत किया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इसमें टीमों का गठन किया गया और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से हम लोगों ने इसमें बहुत शीघ्रता से काम किया, अलग अलग टीमें बना करके, और जिसकी वजह से हमें मात्र 2 दिन में इसमें सफलता मिली, जिसमें हमने मुख्य अभियुक्त जो कि हिमांशु नामक एक व्यक्ति है उसको और 3
स्कूटी के साथ हम लोगों ने अरेस्ट किया है और साथ में इनके जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कनखल स्थित प्राचीन दक्ष मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री के आगमन पर साधु संतों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को हरिद्वार पहुंचे। कनखल स्थित प्राचीन दक्ष मंदिर में पहुंचने पर साधु संतों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधि विधान से रुद्राभिषेक, हवन और पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री के मंदिर आगमन से परिसर में विशेष धार्मिक उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री को लेकर हरिद्वार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरे समय अलर्ट मोड पर नजर आए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले में तैयारियों को लेकर साधु संतों से संवाद और विचार विमर्श किया। प्रार्थना रहती है कि महादेव का आशीर्वाद भी लिया है कि सारे काम सारे प्रदेश के अंदर बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। आने वाले समय में हमारा कुंभ मेला हो रहा है। कुंभ मेला की भी सारी तैयारियां निर्विघ्न रूप से पूरी हों। सभी पूज्य साधु संतों का भी, पूज्य महात्माओं का भी आशीर्वाद लिया है। हम सब मिलकर 2027 में सभी पूज्य संतों के आशीर्वाद से, यहाँ के जनता के समर्थन से, हमारा शासन प्रशासन सभी लोग मिलकर कुंभ मेले का आयोजन बहुत अच्छा करेंगे। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं